इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी कि नीचे हमें 4 स्थितियां दी हुई है, हमें उनमें से संख्याओं की सूची बनानी है और ये पता करना है एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो क्यों, उसका कारण भी हमें देना है। तो एपी में हम कैसे पता करेंगे, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, ये है 4, 8, 12 और 16, ये श्रेणी है हमारे पास। अब ये एपी में है या नहीं, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, उसे पता करने के लिए हम निकालते हैं इनका सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं, अगली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाते हैं। जैसे ये हो जाता है A1 और ये होगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। अब इनका हमें क्या निकालना है, सारवंतर। अगर सारवंतर हर बार बराबर आता है तो ये एपी में है, अगर सारवंतर बराबर नहीं आता है तो एपी में नहीं है। तो पहले निकालें हम सारवंतर, यानी कि डी का मान, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है 8 और A1 है 4, यानी यहां हो जाएगा 8 - 4। 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है, सार अंतर है, वो कितना आया, 4 आया। दूसरी बार फिर निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार अंतर। अब की बार क्या करेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2। अब A3 का मान कितना है, 12 है, A2 का मान 8 है, यानी ये हो जाएगा 12 माइनस 8। 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी यहाँ भी सामांतर 4 बचा। फिर निकालेंगे हम डी का मान, यानी कि कॉमन डिफरेंस सामांतर। अब की बार क्या करेंगे, A4 में से A3 घटाएंगे, तो यहाँ करेंगे A4 माइनस A3। अब A4 कितना है, 16 है, और A3 कितना है, 12 है, यानी कि 16 में से 12 घटाएंगे, तो यहाँ कर देंगे 16 माइनस 12। 16 में से 12 घटाएंगे कितना बचा, 4 बचा, यहाँ भी 4 बचा, यानी कि सार अंतर है वो हर बार कितना बचा, 4 यहाँ बीच बचा, 4 यहाँ भी बचा, 4 यहाँ भी बचा, यानी कि सार्वंतर हर बार 4 बचा है। अगर सार्वंतर हर बार बराबर बचे तो वो एपी में है। इसी प्रकार से हम इनकी सूची बनाएंगे और पता करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो पहले करें इसका पहला भाग। पहले भाग में है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, यानी कोई टैक्सी है, उस टैक्सी का जो प्रथम किलोमीटर का किराया है, यानी पहले किलोमीटर का किराया है, वो कितना है, 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी कि 1 किलोमीटर के अलावा टैक्सी जितने किलोमीटर भी चलती है, प्रत्येक किलोमीटर पर अतिरिक्त किराया लगता है 8 रुपए, और पहले किलोमीटर का 15 रुपए, उसके बाद जितनी भी चलती है हर किलोमीटर पर 8 रुपए किराया लगता है। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसकी सूची। तो यहाँ लिखें प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम लिखें या फिर एक लिखें, प्रथम किलोमीटर, किलोमीटर का किराया, किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया है 15 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे 15। अब दूसरे किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर का किराया, तो यहाँ लिख देता हूँ 2, 2 किलोमीटर, किलोमीटर ऐसे लिख देता हूँ, किलोमीटर, किलोमीटर का किराया, किराया। 2 किलोमीटर का कितना होगा, पहले किलोमीटर का तो 15 रुपए लगेगा, प्लस दूसरे किलोमीटर का लगेगा 8 रुपए, तो यहाँ हो जाएगा +8 बराबर 15 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 रुपए। कितना हो गया, 2 किलोमीटर का किराया 23 रुपए। अब देखिए 3 किलोमीटर का किराया, तो यहाँ लिखेंगे 3 किलोमीटर, किलोमीटर का किराया,
बराबर पहले किलोमीटर का 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए, तीसरे किलोमीटर का 8 रुपए। यानी कि पहले किलोमीटर का तो 15 लगेगा, बाकी जो 2 किलोमीटर है उनका 8 रुपए और 8 रुपए लगेगा। यानी इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 रुपए। यानी कि 3 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 31 रुपए। अब निकाले 4 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का किराया, किराया 4 किलोमीटर का कितना होगा, पहले किलोमीटर का 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए, तीसरे किलोमीटर का 8 रुपए, चौथे किलोमीटर का भी 8 रुपए। इन सबको जोड़ेंगे तो 31 में 8 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 रुपए। यानी कि हमारी श्रृंखला क्या बनेगी, हमारी श्रेणी क्या बनेगी, ये हो जाएगी 15, 23, 31, 39। तो यहाँ लिखे ये 15, उसके बाद है 23, उसके बाद है 31, उसके बाद है 39। अब हम देखेंगे एपी में है या नहीं। एपी में पता करने के लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनके सारवंतर। अगर सारवंतर बराबर आता है तो ये एपी में है। तो यहाँ लिखें ये हो जाएगा A1 का मान, ये हो जाएगा A2 का मान, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। अब D का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखें D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है 23, A1 कितना है 15, यानी ये हो जाएगा 23 माइनस 15। 23 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि सारवंतर कितना आया, 8 आया। दूसरी बात सारवंतर फिर निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा D बराबर, अब हो जाएगा A3 माइनस A2। तो यहाँ लिखें A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 है 31, A2 कितना है 23, यानी यहाँ हो जाएगा 31 माइनस 23। 31 में से 23 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी इस बार कितना आया, ये कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो सारवंतर है इसे कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। तो सारवंतर कितना आया, 8 आया। एक बार फिर निकाले, यानी कि D बराबर, अब हो जाएगा A4 माइनस A3। तो यहाँ लिखे A4 माइनस A3। अब A4 कितना है, A4 है 39 और A3 है 31। तो यहाँ लिखे 39 माइनस 31। 39 में से 31 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है, सारवंतर है, हर बार कितना आया है, हर बार आया है 8। अगर सारवंतर हर बार बराबर आए तो इसका मतलब ये है कि ये एपी में है। तो इसे यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे सारवंतर, सार अंतर, अंतर हर बार समान है, हर बार समान है, समान है। अगर सारवंतर हर बार समान है तो ये श्रृंखला कैसी हो जाएगी, ये श्रृंखला हो जाएगी एपी में। तो लिखेंगे अतः, अतः यह एपी में है, एपी है। यानी कि जब हर बार जो कॉमन डिफरेंस है, सारवंतर है, बराबर आ रहा है तो एपी में है। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कोई बेलन है, उस बेलन में हवा भरी हुई है, कितनी हवा भरी है ये नहीं बताया है, उसमें लगा है कोई पंप, और पंप प्रत्येक बार जो हवा उसमें होती है, यानी कि बेलन में शेष हवा की मात्रा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी जितनी भी हवा होती है बेलन में, उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो बेलन में हवा हमें नहीं पता है कितनी है, उसे मान लेंगे, यहाँ लिखे माना, माना बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में हवा, हवा की मात्रा बराबर x। यानी कि हमने मान लिया कि बेलन में जो हवा है वो है x, इकाई भी लिख सकते हैं यहाँ।
अब उसमें जो पंप लगा हुआ है वो हर बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, यानी कि x/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो ये हो जाएगा x, इसमें से माइनस करेंगे x का 1/4, यानी x गुणा उसका 1/4। तो ये हो जाएगा हल करने पर x माइनस x का गुणा 1 से हो जाएगा x/4। इसे हल करेंगे तो यहाँ एक नीचे हो जाएगा एलसीएम 4, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो x, यानी ये हो जाएगा 4x में से x घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x/4। यानी कि एक बार पंप चलने पर, यानी एक बार पंप चलने पर उसमें जो हवा होती है उसका 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो 1/4 भाग हमने बाहर निकाल दिया। अगली बार के लिए हवा कितनी बची, ये बची 3x/4, इतनी हवा बची। जब अगली बार पंप चला जाता है तो इसमें से इसकी भी 1/4 हवा बाहर निकालता है, तो इसमें से घटाएंगे अब हम, यानी ये है 3x/4 माइनस करेंगे इसका 1/4, यानी ये हो जाएगा 3x/4 गुणा में हो जाएगा 1/4, क्योंकि इसका 1/4 निकालना होगा, यानी ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x का गुणा करें 1 से तो यही रहेगा 3x/4 का गुणा 4 से, 4 × 16, 4 का 16 का हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, ये हो गया 16। अब हम 4 का भाग देंगे 16 में, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी कि 12x माइनस 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो यही रहेगा 3x, यानी ये आगे हो जाएगा 12x में से 3x घटाएंगे कितना बचेगा, यह बचेगा 9x/16, यानी अगली बार के लिए हवा बची इतनी, कितनी बची 9x/16। अब इतने से ही हमारा काम हो जाएगा, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ये तो हो जाएगी सूची, क्या बनेगी, ये हो जाएगा a का मान, सूची बनेगी हमारी x, सबसे पहले हवा थी उसमें x। जब एक बार पंप चलने के बाद उसमें हवा बची 3x/4, तो ये हो गई 3x/4। उसके बाद फिर एक बार पंप चलाया गया तो इसकी 1/4 बाहर निकालने पर हवा बची 9x/16, कितनी बची 9x/16। आगे भी हल कर सकते हैं लेकिन हमारा काम इतने से ही हो जाएगा। ये हो जाएगा a1 का मान, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सारांतर, यानी कि d1 लिखने से d1 बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, तो यहाँ करते हैं a2 माइनस a1। a2 कितना है 3x/4 और a1 है x, तो यहाँ हो जाएगा 3x/4 माइनस हो जाएगा x। इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे तो 4 का एक एलसीएम 4 होगा, 4 का भाग 4 में 1 बार, ऊपर यही रहेगा 3x माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर। अब है हमारे पास 3x प्लस के है 4x माइनस के है, यानी माइनस के ज्यादा है, तो यहाँ बचेगा माइनस के x/4, यानी कि d1 का मान कितना आ गया माइनस के x/4, ये हो गया हमारा d1 का मान, यानी कि सारांतर। दूसरी बार में लिख लेते हैं d2, यानी कि d2, इसे d भी लिख सकते हैं, यहाँ भी d लिख सकते हैं, यहाँ भी d, लेकिन मैंने d1 और d2 लिख लिया है। यह है सारांतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। अब हम लेंगे a3 माइनस a2, तो यहाँ करेंगे a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है 9x/16, तो यहाँ लिखेंगे 9x/16 माइनस a2, a2 कितना है 3x/4, तो यहाँ लिखेंगे 3x/4। अब इसे एलसीएम लेके हल करेंगे तो 16 का 4 का एलसीएम कितना होगा 16 होगा, 16 का मान 16 में 1 बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो यही रहेगा 9x माइनस 4 का भाग 16 में 4 × 16 4 बार, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12x। अब हमारे पास 12x माइनस की है
और 9x प्लस के है, यानी कि 12 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास -3, यानी -3x बट्टे 16। D2 का मान कितना आया, D2 का मान आया है -3x बट्टे 16, और जब D1 का आया है -x बट्टे 4। दोनों ही अलग अलग है, यानी कि सार अंतर हमारा अलग अलग है। तो इसे आगे कर लेता हूं यहाँ, यानी कि ये है D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 और D2 दोनों ही अलग अलग आए हैं, यानी कि सार अंतर दोनों बार अलग अलग आया है। इसका मतलब ये है कि यह एपी में नहीं है, लिख देंगे एपी में नहीं है, एपी नहीं नहीं है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, एपी नहीं है। ये हो जाएगा हमारे दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। यानी कि जब कोई कुआं पहले 1 मीटर खोदा जाता है तब जो लागत आती है वो आती है 150 रुपए। उसके बाद जितने मीटर कुआं खोदा जाता है प्रत्येक मीटर पर 50 रुपए बढ़ते जाते हैं। तो पहले हम इसकी सूची बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे ये एपी में है या नहीं। तो पहले हम लिखेंगे प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपए। यहाँ देखें प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर कितने हैं, 150 रुपए। तो यहां लिख देंगे 150, यानी कि पहले 1 मीटर जब कुआं खोदा जाता है तो लागत आती है 150 रुपए। उसके बाद प्रत्येक मीटर पर 50 रुपए बढ़ते जाते हैं। तो 2 मीटर की खुदाई की लागत, यहाँ लिखें 2 मीटर खुदाई की लागत 2 मीटर खुदाई की लागत क्या होगी, पहले मीटर की तो हो जाएगी 150, तो 150 तो ये लगनी है, 50 दूसरे मीटर पर बढ़ जाएंगे। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 रुपए। यानी कि 2 मीटर कुआं खोदने में खर्चा आएगा 200 रुपए। अब निकालें हम 3 मीटर खुदाई की लागत। तो यहां लिखें 3 मीटर खुदाई की लागत बराबर कितनी होगी, पहले 1 मीटर की है 150, दूसरे मीटर की है 50 और तीसरे मीटर की भी होगी 50। यानी कि 200 में 50 और जोड़ दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। यानी कि 250 रुपये लागत आएगी 3 मीटर कुआं खोदने में। अब निकालेंगे 4 मीटर कुआं खोदने में लागत। तो यानी कि 4 मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 तो हो गए पहले मीटर के, 50 हो गए दूसरे मीटर के, और ये 50 हो गए तीसरे मीटर के, और ये 50 हो गए चौथे मीटर के। इन सबको हम जोड़ेंगे, यानी कि 250 में 50 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपए। यानी कि 4 मीटर कुआं खोदने की जो लागत आएगी वो आएगी 300 रुपए। अब हमारी सूची हो जाएगी 150, 200, 250 और ये 300। तो इनको यहाँ लिख ले, यानी ये हो जाएगी 150, उसके बाद है 200, उसके बाद है 250, उसके बाद है 300। ये सूची हमारी बन गई, यानी ये श्रेणी बन गई। अब हमें देखना है ये एपी में है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। यहाँ हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर, यानी कि डी का मान। तो ये तो हो जाएगा हमारा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। तो D बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1।
A2 कितना है 200 है, A1 कितना है 150, यानी ये हो जाएगा 200 माइनस 150। 200 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा, यह बचेगा 50। फिर निकालें डी का मान यानी कि सारवंतर। अब लेंगे हम A3 माइनस A2, तो यह लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 250, A2 का मान कितना है 200, तो यहाँ लिखेंगे 250 माइनस 200 बराबर 250 में से 200 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ भी बचेगा 50। एक बार फिर निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का मान सारवंतर। अब हम लेंगे A4 माइनस A3, तो यहाँ लिखेंगे A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, A4 है 300, A3 है 250, तो यहाँ हो जाएगा 300 माइनस 250। 300 में से 250 घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 50, यानी कि सारवंतर हमारा कितना आया, यहाँ भी 50 आया, यहाँ भी 50 आया और यहाँ भी 50 आया, यानी कि सारवंतर हमारा कितना आया है, समान आया है। अगर सारवंतर समान है तो ये जो श्रृंखला है, ये जो श्रेणी है वो किसमें होगी, एपी में होगी। तो यहाँ लिख देंगे उत्तर, यानी यहाँ लिखेंगे सारवंतर समान है, यहाँ लिखें सारवंतर, सार्व अंतर, अंतर हर बार समान है, हर बार समान है, समान है। अतः अतः यह एपी एपी है, यानी कि ये एपी है, समांतर श्रेणी है। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि खाते में 10,000 रुपए है और 10,000 रुपए पर 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगती है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज दी जाती है। तो पहले वर्ष खाते में कितने रुपए है 10,000, तो इसे लिख लें प्रथम वर्ष खाते में रुपए, या लिखें प्रथम वर्ष, प्रथम वर्ष खाते में रुपए कितने हैं, ये है 10,000, तो यहां लिख दिया 10,000। 10,000 रुपए खाते में है। दूसरे वर्ष के लिए कितने होंगे 10,000, तो ये जमा है और इन 10,000 रुपए पर 8% ब्याज दी जाती है, तो 8% ब्याज में इसमें जुड़ जाएगी दूसरे वर्ष के लिए। तो हम लिखेंगे दूसरे वर्ष खाते में रुपए, या लिखें दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष खाते में रुपए, रुपए का निशान लगा दिया। कितने हैं, ये हो जाएंगे 10,000, तो ये जमा है प्लस ब्याज, ब्याज और जुड़ जाएगी। अब इस पर हम ब्याज निकालेंगे 10,000 पर कितनी लगेगी, यानी ये हो जाता है मूलधन, यानी कि 10,000 गुणा दर, दर कितनी है 8% गुणा समय 1 वर्ष बट्टे हो जाएगा 100, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 100 में हम गुणा करेंगे 8 से, 8 एकन 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 एकन 8, यानी कि 800 रुपए, यानी कि 10,000 तो वो जमा है, 800 हो गए ब्याज के। तो यहाँ लिख देंगे 10,000 प्लस 800 बराबर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10,800, यानी कि दूसरे वर्ष के लिए रुपए हो गए उसमें 10,800 रुपए। अब देखें तीसरे वर्ष के लिए, तो यहाँ लिखें तीसरे वर्ष खाते में जमा रुपए, तीसरे वर्ष खाते में रुपए, रुपए का निशान लगा दें या फिर रुपए लिख दें बराबर। अब उसमें कितने थे दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष थे 10,800, तो 10,800 तो ये जमा होगी, 10,800 तो ये पहले से जमा है, प्लस लग जाएगा इन पे ब्याज,
तो यहाँ लिखें ब्याज। अब ब्याज कितना है वो निकालें, यानी कि अब पैसे हो गए 10,800, दर हो गई वही 8%, समय 1 साल, बट्टे में हो जाएगा 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 108 गुणा ये हो जाएगा 8 का 8, यानी कि 108 में हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 8 64, 64 का पूरा 64 लिखे, 8 का 8, यानी कि 864। ब्याज कितनी हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी 864, यानी ये हो गई 10,800 प्लस 864। इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 0, 4, 6 और 0, 6, 8 और 8, 8 8 हो जाएगी 16, 16 की 6 हासिल 1, और यहाँ 0 और 1, 1 और ये 1, यानी ये हो जाएंगे 11,664। कितने हो गए, 11,664। आगे हल करने की जरूरत नहीं है, इसी में हमारा काम हो जाएगा। अब बनाएंगे हमें इनकी सूची। तो पहले वर्ष के लिए रुपए है 10,000, तो यहाँ लिख लिया 10,000। दूसरे वर्ष के लिए हो गए 10,800, तो यहाँ लिखेंगे 10,800। और तीसरे वर्ष के लिए हो जाएंगे 11,664, तो यहाँ लिखेंगे 11,664। ये हो गया तीसरे वर्ष के लिए। चाहे तो और भी आगे निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा काम इसी में हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगा A1 का मान, ये हो जाएगा A2 का मान, ये हो जाएगा A3 का मान। हमें निकालना है सारवंतर, यानी कि D बराबर A2 माइनस A1, तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 10,800, तो यहाँ लिखेंगे 10,800 माइनस A1 कितना है 10,000, तो यहाँ लिख देंगे हम 10,000, यानी कि 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यह बचेगा 800। अब फिर निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सारवंतर। अब निकालेंगे A3 माइनस A2, तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा, A3 कितना है 11,664, तो यहाँ लिखेंगे 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800, तो यहाँ लिखेंगे 10,800। अब इसे घटाएंगे, तो 4 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 6 में से 0 घटाएंगे 6, और यहाँ 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 8, 0 तो यहाँ भी 0 1, यानी कि 864। कितना आया 864। एक बार सारवंतर आया है 800 और दूसरी बार आया है 864, जो कि दोनों ही अलग अलग है। अगर सारवंतर हमारा अलग अलग आता है तो एपी में नहीं है, तो इसे हम सीधा लिख देंगे यह एपी में नहीं, यानी यह एपी नहीं है। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं एपी में, क्योंकि हमारा सारवंतर आया है अलग अलग। ये हो जाएगा हमारा चौथे बार का उत्तर। यानी इस प्रश्न के चारों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।